हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 9 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का सेकंड टाइप डाइसैकेराइड के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो थर्ड टाइप है पॉलीसैकेराइड उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में अगला जो अपना टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो। तो ये क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसमें असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। जो मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इनको हम प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर या जैव पॉलीमर बायोपॉलीमर या जैव बहुलक भी कहते हैं। ये पादपों में भोजन के घटक और कई प्राणियों में भोजन के घटक होते हैं। ये पादपों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित रहते हैं और कई प्राणियों के भोजन का घटक होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। इनमें मोनोसैकेराइड इकाइयां परस्पर ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इनको प्राकृतिक बहुलक या जैव बहुलक भी कहते हैं। अब पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1 स्टार्च। देखो स्टार्च की जब हम बात करें तो सबसे पहली चीज है इसका अणुसूत्र होता है C6H10O5 की N इकाइयां होती हैं।
सेकंड एन का मतलब है असंख्य इकाइयां। सेकंड ये है पादपों में संग्रहित रहता है। तथा प्राणियों के भोजन का मुख्य घटक है। ये विभिन्न प्रकार की दाल, विभिन्न प्रकार के कंद मूल और इसके अलावा आलू जैसे खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है। अगला, यदि हम स्टार्च का जल अपघटन करवाएं डायस्टेज एंजाइम द्वारा तो हमें माल्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और यदि स्टार्च का हम अम्लीय जल अपघटन करवाएं, जल अपघटन करवा रहे हैं लेकिन अम्ल की प्रेजेंस में, तो हमें प्राप्त होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अर्थात स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन से हमें माल्टोज प्राप्त होता है, जबकि अम्लीय जल अपघटन से, अगर डायस्टेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन होगा तो माल्टोज प्राप्त होगा, अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टार्च की संरचना की। स्टार्च जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। सेकंड, यह दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटक कौन कौन से? पहला है एमिलोज और दूसरा है एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन, एमिलोज जो है ये स्टार्च का घटक जल में मिले होता है और स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयां 1,4 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है। इसका मतलब एमाइलेज में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है। एमाइलोपेक्टिन जो है ये जल में एविले भाग होता है, जल में एविले, और स्टार्च का लगभग 80 से 85% भाग होता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयां दो प्रकार से जुड़ी होती है,
सीधी श्रृंखला में वन फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और शाखन में 1,6 ये क्या होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो स्टार्च की संरचना की बात करें तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। ये दो घटकों से मिलकर बना होता है, एमिलोज एमिलोपेक्टिन। एमिलोज जल में विलय भाग होता है और स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। ये जल में विलय होता है और इसमें ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है। दूसरा भाग एमिलोपेक्टिन, ये जल में अविलय भाग है और स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। इसमें ग्लूकोज की इकाइयां सीधी श्रृंखला के साथ साथ शाखाओं में भी जुड़ी होती है। सीधी श्रृंखला में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है और शाखन में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। अब हम स्टार्च की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ रहे थे स्टार्च और स्टार्च की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। दो प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, पहले कौन सी है एमिलोज और दूसरी कौन सी है एमिलोपेक्टिन। जो एमिलोज है इसमें ग्लूकोज की इकाइयां सीधी श्रृंखला में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होगी और एमिलोपेक्टिन में ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं ये 1,4 बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में और 1,6 बंध द्वारा शाखन में जुड़ी होती है। यहां भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होगा। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपने ग्लूकोज वाले चैप्टर में काम आ रही है। उसके बाद हमने सुक्रोज पढ़ा था, सुक्रोज में भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद लैक्टोज में भी ग्लूकोज आ रहा है और माल्टोज में भी ग्लूकोज आ रहा है। इसके बाद जो हम पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं, चाहे स्टार्च हो चाहे इसके बाद सेल्यूलोज हो या इसके बाद ग्लाइकोजन, उसमें भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो यहां मैं पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देता हूं। CHO 1 2 3 4 CH2OH OH OH H OH H OH H H। अब क्योंकि हम स्टार्च की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला वाली स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें इसकी चक्रीय संरचना बनानी है। और हमें पता है कि ये ग्लूकोज कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज है। कौन सा है, अल्फा डी। अल्फा इसका मतलब OH राइट साइड में, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 यहां से OH हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो ये OH इससे जुड़ा हुआ H, तो ये CH का C से जुड़ा ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ का जो OH था उसका हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गया। अब ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हेमी एसिटेल बंध। ये है हमने अल्फा ग्लूकोज। तो देखो एमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
5 6 7 ऐसे बना दो, लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखो कार्बन नंबर 1, ये साइड वाला लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो पहले हैं HOH, एक समझा के बता देता हूँ फिर फास्टली बना लेंगे। फिर देखो HOH, HOH, उसके बाद OHH, OHH, उसके बाद HOH, HOH, और उसके बाद क्या है CH2OH, CH2OH, ऐसे बना लेंगे HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, ऐसे ही HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, ये हमने बना ली ग्लूकोज की विभिन्न श्रृंखला। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस ग्लूकोज का तो भाग लेगा कार्बन नंबर 1, इसका भाग लेगा कार्बन नंबर 4, तो यहां से क्या निकल जाएगा जल का। ऐसे ही इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4, यहां से भी क्या निकल जाएगा जल का अणु। तो ऐसे हम निकाल देंगे -H2O। क्या बचेगा उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड, थर्ड, ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि जल का अणु निकल गया। ऐसे ये भी परस्पर ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। बाकी जो बचा है HO, ऐसे आगे जुड़ते जाएंगे और HO ऐसे आगे जुड़ते जाएंगे। अब बाकी शेड से ड्रॉ करना चाहिए कर सकते हैं HOH, OH, H, H, CH2OH, H, H, OH, H, OH, H, H, CH2OH, H, 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 OH, OH, H, CH2OH, H। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बचा है कार्बन इस साइड वाला, इसका तो क्या काम आ रहा है ऑक्सीजन काम आ रहा है, और इस साइड वाले का क्या काम आ रहा है देखो, कार्बन नंबर 1 का काम आ रहा है H और कार्बन नंबर 4 का काम आ रहा है OH। तो कार्बन नंबर 1 को ऑक्सीजन से फ्री कर दिया और ऐसे भी आगे जुड़ते जाएंगे। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ध्यान से देखना है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। तो हम देख रहे हैं कि एमाइलोज की जो संरचना है इसमें ग्लूकोज की एमिलोज की संरचना में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं एमिनोपेक्टिन की। तो इसमें सीधी श्रृंखला होगी और सीधी श्रृंखला के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सीधी श्रृंखला के साथ साथ साकन भी होगा। तो हम छोटी छोटी संरचनाएं बना देते हैं ग्लूकोज की, फिर डायरेक्टली हम जल का अणु निकाल देंगे, दो बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही बना देते हैं इसे। देखो
ये भी एल्फाटिक ग्लूकोज ही है, तो फटाफट बना देते हैं OH मेरे साथ आप भी बनाते रहें OH CH2OH। ऐसे स्ट्रक्चर होगी सारी, बनाना चाहें तो बना सकते हो, और वरना सारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम बना के दिखा सकते हैं। मैं बना देता हूँ। कई बच्चों के इश्यू होता है कि समझ में नहीं आया कैसे बना, तो एल्फाटिक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फटाफट मैं यहाँ बना देता हूँ। इजी है, HOH फिर OH और फिर HOH CH2OH। अब यहाँ पे बना देते हैं HOH HOH CH2OH। ऐसे ही HOH CH2OH। बस क्या करना है, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर जल अणु निकाल देंगे डायरेक्ट। इसका H इसका OH, इसका H इसका OH, इसका H इसका OH। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसका H, और अगर कन्फ्यूजन है शाखा बनाने में तो इसको हम ऐसा थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे, दिस इज कर लेते हैं ब्लैक से ही, CH2 इससे जुड़ा हुआ OH, ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ का H और यहाँ का H, ऐसे HOH। अब क्या होगा, जो सीधी श्रृंखला वाले ग्लूकोज के अणु हैं इनमें काम आ रहा है, ये देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 और ऊपर वाला कौन है 6, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें क्या देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ग्लूकोज की सीधी इकाइयां जब सीधी श्रृंखला में जुड़ रही हैं तो यहाँ काम आ रहा है एक कार्बन का कार्बन नंबर 1 और दूसरे कार्बन का कार्बन नंबर 4। अब क्या होगा, यहां से जल अणु निकाल दो, जल अणु निकालेंगे क्या देगा, केवल ऑक्सीजन रहेगा। यहां से भी निकाल दो जल अणु, यहां से भी निकाल देंगे, यहां से भी निकाल देंगे, तो यहां से जल के अणु निकाल दो सब जगह से। यहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, वैसे ही यहां से भी निकाल दो जल का अणु, गया जल का अणु। तो यहाँ पर सीधी श्रृंखला जब बन रही है तो हम देख रहे हैं एक कार्बन का कार्बन नंबर, सॉरी एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4, ऐसे इसका कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4। सीधी श्रृंखला में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, वो बन रहा है एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4। लेकिन शाखन में हमने देखा कि शाखन में इस कार्बन का कार्बन नंबर 1 और इस कार्बन का कार्बन नंबर 6, ऐसे यहाँ भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बना देते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बने। ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है ये बना है C1 और C4 के मध्य। लेकिन ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है ये वाला, ये किसके बीच में बना है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये बना है एक कार्बन का कार्बन नंबर 1 और दूसरे कार्बन का कार्बन नंबर 6। तो एमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती हैं और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा शाखाओं में जुड़ी होती है। इस प्रकार एमाइलोपेक्टिन का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर हमने एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन की संरचना बनाई है। आपको थोड़ी सी ऐसे उलझन जैसी लग सकती है, लेकिन अगर आप एक बार मैन्युअली रफ रजिस्टर में खुद प्रैक्टिस करोगे कि पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लो नजदीक नजदीक, और फिर जल का अणु निकालकर ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लो, इसी से आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली स्टार्च की। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें दो घटक होते हैं, एमिलोज, एमिलोपेक्टिन। एमिलोज में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है, जबकि एमिलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा शाखाओं में जुड़ी होती है। ये दोनों मिलकर स्टार्च बनाते हैं, जिसमें एमिलोज का भाग होता है लगभग 15 से 20% और एमिलोपेक्टिन का भाग होता है 80 से 85% तक। तो ये हमने बात कर ली पॉलीसेकेराइड में नंबर 1 स्टार्च की। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को रहने देते हैं, और भी ये काम आएगी। अब दूसरा जो पॉलीसेकेराइड है उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है, इसके भी अणुसूत्र की अगर हम बात करें, स्टार्च जैसा ही होता है। अणुसूत्र इसका भी होगा C6H10O5 की असंख्य इकाइयां जुड़ी होती है। ये पौधों में ही पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, अर्थात ये मनुष्यों में नहीं पाया जाता। पादपों की कोशिका भित्ति, सेल जो मेम्ब्रेन होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है और सेलुलोज का निर्माण करती है। देखो कैसे होगा, बीटा डी ग्लूकोज है तो कोई दिक्कत नहीं, H इस तरफ छोड़ दो, इस तरफ क्या लगा दो, OH। लेफ्ट में OH तो बीटा, राइट में OH तो अल्फा। तो हम बना लेते हैं पहली स्ट्रक्चर, थोड़ा सा नीचे बना दे, बेटर रहेगा। ये पहला, वैसे सीधा बना सकते हैं, लेकिन बुक में जैसे है वैसे ही बना देते हैं। दूसरा ऐसे ही है। तीसरा बीटा है, OH ऊपर, H नीचे, फिर तो सेम है, H OH। थर्ड नंबर पर OH H HOH, और उसके बाद है CH2OH H। देखो OHH OHH HOH HOH OH H HOH CH2OH H, यानी लेफ्ट वाले को ऊपर, राइट वाले को नीचे। सेम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। OH H H OH OH H H OH CH2OH H। ऐसे यहाँ पर ऊपर OH बीटा है, H H OH OH H H OH CH2OH H।
नंबरिंग डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं तो मजा आ जाएगा। ओ एच, हाँ। अब नंबरिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर, थ्री, टू, वन। ये नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, सॉरी 4, 3, 2, 1। तो क्या होगा, सीधा सा ही पता चल रहा है, इस कार्बन का अलग अलग ले लेते हैं। इस कार्बन का एच, 1 नंबर कार्बन का, और 4 नंबर कार्बन का OH, जल ग्रहण निकल जाएगा। कार्बन नंबर 1 का एच और इसका OH, यहाँ पर भी जल का अणु निकल जाएगा। तो वापस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आप मैन्युअली बना लेना। मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर चलो मैं ढांचा बना देता हूँ, बाकी आप बना लेना, और इश्यू भी हो जाता है कई बच्चों को, तो ढांचा बना देता हूँ, बाकी आप मैन्युअली बनाने की कोशिश करना। नंबर 2 और नंबर 3, ऐसा हम सीधा लाइन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास ले आओ। लेकिन क्योंकि बुक में ऐसे है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही चला रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या था, H, और यहां पर क्या था, O। ये जुड़ जाएंगे दोनों, नजदीक लाएं क्या, थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं, दूर जा रहा है, इसको भी लेते हैं। ये है नजदीक, ये भी आ गया अपने नजदीक। तो यहां पर इससे नीचे क्या जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ा हुआ है H, ये O, यहां से भी H निकल गया, H, देखो इसका OH गया तो H रहा, इसका भी H गया, नीचे H है। अब ये दोनों क्या होंगे, दोनों परस्पर ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही इसकी बात देखो, H है, इसके पास ऊपर H है, इसका H गया, इसका OH गया, ये आपस में किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। अब क्योंकि इस कार्बन का पहला कार्बन है, इसका क्या भाग ले रहा है, H, तो ऑक्सीजन करके फ्री कर दो, आगे जुड़ता रहेगा। इसका क्या काम आ रहा है, नंबर 4 का OH, तो इसको H करके फ्री कर दो। फ्री करने का मतलब है, ऐसा नहीं कि 3 इकाइयां ही जुड़ेगी, ये ऐसे आगे करके जुड़ते जाएंगे। तो यहां पर बनाना चाहे बना सकते हैं, OH, H, H, H रहेगा, H, OH, OH, H, CH2OH। थोड़ा काम पेन का ज्यादा है, समझ में आ गया तो आपको रफ कॉपी में बार बार करने का अलग ही आनंद आएगा। फिर आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे ऐसे होता है, ऐसा होता है, हाँ मैं समझाऊँ, नहीं आए तो अलग बात है, आएगा कैसे नहीं, प्रयास करोगे तो जरूर समझ में आएगा, मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो किस किस के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। तो सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज की कई इकाइयां परस्पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, एक ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है और सेलुलोज का निर्माण होता है। अर्थात सेलुलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर सेलुलोज का निर्माण करती है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जबकि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली सेलुलोज की। अब हम कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड में लास्ट जो पॉलीसेकेराइड है उसकी बात कर लेते हैं, और वो कौन है, ग्लाइकोजन। तो हम ले लेते हैं नंबर 3
ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट, थ्योरेटिकल है पोर्शन तो लिख देता हूं, आप भी नोट करते जाएं। प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। विभिन्न प्रकार के अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े होते हैं। इसकी संरचना अभी हमने ड्रॉ की है, स्टार्च का सेकंड वाला घटक एमिलोपेक्टिन के समान होती है, अर्थात एमिलोपेक्टिन के समान ही ग्लाइकोजन में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर सीधी श्रृंखला में संरचना बनाती है और शाखाओं में विभिन्न ग्लूकोज की इकाइयां 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। अब क्योंकि एमिलोपेक्टिन क्या है, स्टार्च का ही घटक है, तो ग्लाइकोजन की संरचना एमिलोपेक्टिन अर्थात स्टार्च के समान होती है, इसीलिए इसको हम प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। ये कहां कहां पाया जाता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन, लिवर अर्थात यकृत व मांसपेशियों में। पाया जाता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है और जब बॉडी को नीड होगी ग्लूकोज की तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ये श्वेत रंग का पाउडर होता है जो जल में विलय होता है। तो ये हमने बात की ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन प्राणियों में संग्रहित होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। ये यकृत, मांसपेशियों और मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं और ग्लूकोज आगे अपघटित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है और इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन अर्थात स्टार्च के घटक के समान होती है, इसीलिए इसको प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड जितने भी हैं इनको हम नॉन शुगर अशर्कराएं भी कहते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः जल में अविलय, स्वादहीन और अक्रिस्टलीय होते हैं। पॉलीसेकेराइड में हमने कहा कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं तथा इनमें विभिन्न प्रकार की मोनोसेकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। स्टार्च एमिलोज एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोज में अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा सीधी श्रृंखला में जुड़ी होती है। एमिलोपेक्टिन में ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयां
1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर सीधी श्रृंखला बनाती है और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा शाखाओं में जुड़ी होती है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है और ग्लाइकोजन की संरचना एमिलोपेक्टिन के समान ही होती है। मेन चीज ये है कि स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। इसीलिए इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना जरूर सीखें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक डिपेंड है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है वो है महत्व। देखो पुराने टाइम में भी जब वेद ऋषि किसी मरीज का ऑपरेशन कह सकते हैं या इलाज कह सकते हैं, जब मैं ऋषि किसी मरीज का इलाज करते थे तो तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो शहद देते थे। शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसके अलावा वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च संग्रहित रहता है और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि पौधों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पादपों के मुख्य घटक अर्थात कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्राणियों में भोजन का मुख्य घटक स्टार्च होता है और इसके अलावा ग्लाइकोजन प्राणियों में संग्रहित रहता है, जबकि स्टार्च पौधों में संग्रहित रहता है। तो इनको अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट कहें तो ये हमारे भोजन का मुख्य घटक है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और मनुष्य में या प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ये हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट के महत्व की। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने पॉलीसेकेराइड को कंप्लीटली पढ़ लिया है और कार्बोहाइड्रेट का महत्व भी पढ़ लिया है। अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के जितने भी टाइप्स थे, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड, सारे कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। यहाँ पर अपने कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम अन्य जो जीव अणु है, चाहे वो प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।